ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुत है सिविल सेवा परीक्षा 2021 की टॉप करने वाली श्रुति शर्मा और 48वीं रैंक हासिल करने वाली आयुषी डवास के साथ विशेष बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। नमस्कार। जीवन और परीक्षा कई मायनों में एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं। हम सबको जीवन में अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब भी बात प्रतियोगी परीक्षाओं की होती है तो जिस परीक्षा का ख्याल सबसे पहले जहन में आता है वो है सिविल सेवा की परीक्षा। करोड़ों युवाओं का सपना होता है इसमें सफल होना। बेहद मुश्किल, जटिल और चुनौतीपूर्ण माने जाने वाली इस परीक्षा में चुनिंदा विद्यार्थी ही हर वर्ष सफल हो पाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी लगन, मेहनत और प्रतिभा के दम पर टॉप करते हैं और नया इतिहास बनाते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात यूपीएससी 2021 की परीक्षा के दो टॉपर्स से कराएंगे। सबसे पहले बात इस बार यूपीएससी टॉप करने वाली श्रुति शर्मा की। श्रुति जी, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको यूपीएससी में टॉप करने के लिए ढेरों बधाइयां। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपसे सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि भारत में विद्यार्थियों का एक बड़ा तबका है जिसका सपना होता है यूपीएससी में सिलेक्ट होना। इस सपने की शुरुआत कब से हुई? कब आपको ख्याल आया कि यूपीएससी में जाना है? क्या ये आपकी खुद की चॉइस थी या फिर किसी ने आपको प्रेरित किया था? शुरू से ही मुझे स्कूल में ही कुछ ऐसा काम करने में मजा आता था जिससे मैं लोगों की किसी तरह सहायता कर सकूं। स्कूल में भी कम्युनिटी सर्विस क्लब का मैं हिस्सा थी और कॉलेज में भी पढ़ाने में, किसी तरह से देश की सेवा करने में, अपने आसपास के लोगों की सेवा करने में मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे ये तो मन था कि कोई सोशल साइंसेज, सोशल वर्क के एरिया में मैं काम करूं। तो सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्रोफेशन था जो मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि हाँ कर सकती हूँ। पर ग्रेजुएशन में फाइनली ये मैंने डिसीजन लिया और साथ साथ में मेरी मम्मी पापा जो थे, मेरी नानी थी, वो भी एक कारण थे पूरे समय में जो मेरी प्रेरणा बनते रहे। नानी में मेरी मम्मी को पहले आईएएस की परीक्षा में बिठाना चाहती थी पर कई कारणों की वजह से वो नहीं बैठ पाई थी। तो बहुत सारे कारक थे जिसके कारण शायद मैंने ये चुना और फिर आज ये हासिल कर पाई। परीक्षा के लिए आपने जो तैयारी की कब से शुरू की और कहाँ से आपने तैयारी की? मैंने शुरुआत की थी अपने लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में। तब सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई कर रही थी। तो आखिरी साल में मैंने कोचिंग लेनी शुरू की थी। उस समय मैंने बहुत अच्छे से क्लासेस नहीं ली थी। उसके बाद मैंने एमए ज्वाइन किया था जेएनयू में। वो भी मैं फिर पढ़ने लगी थी एमए के लिए। तो तब भी मेरी थोड़ी बीच में पढ़ाई छूट गई थी। फिर मुझे ग्रेजुएशन के बाद मैंने पूरी तरीके से खुद पढ़ना शुरू किया। बेसिक किताबें मैंने खुद पढ़ी थी और जामिया मिलिया इस्लामिया में रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, उसमें इम्तिहान होता है। उसको पार करके फिर मैंने वहां पर ऐसा माहौल अपने बन गया था। वहां पर और भी बच्चे थे जिनके साथ ग्रुप स्टडी करके मैंने में परीक्षा क्रैक की। जब भी सिविल सेवा परीक्षा की बात होती है श्रुति जी, तो जो विद्यार्थी हैं जो इसकी तैयारी कर रहे होते हैं या फिर जो इसके बारे में सोच रहे होते हैं, स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनके जहन में ख्याल आता है कि बहुत पढ़ने की जरूरत होती है। एक दिन में 17-18 घंटे पढ़ना होता है और सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि पता नहीं कैसे कवर होगा। तो आपसे सवाल ये है कि सिलेबस को कैसे फिल्टर किया आपने? और ये बहुत जरूरी एक चीज रहती है क्योंकि पढ़ने के लिए सच में बहुत है और सिलेबस भी काफी बड़ा है, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो जनरल स्टडीज हो। पर यही है कि सिलेबस जो हमें दे रखा है, यूपीएससी खुद प्रोवाइड करती है, उसको केंद्र बिंदु बनाकर हमें लेकर चलना है। ये नहीं कि मार्केट में 100 किताबें हैं, आप हर कोई आप उठा लें। तो सिलेबस को लेकर और मेरे अनुसार बेसिक जो किताबें हैं, एनसीईआरटी जो किताबें हैं, उसके अलावा कुछ अन्य सब्जेक्ट्स की कुछ जो आपको मार्केट में मिल जाती है, एक एक कोई किताब। तो हर सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 किताबें आप चूज करें, उनको पढ़ें। सिलेबस को फिर से ध्यान में रखते हुए अगर अखबार भी पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान में रखें कि अच्छा सिलेबस में ये शब्द दे रखा है तो शायद ये वाली जो न्यूज है ये काम की होगी, ये काम की नहीं होगी। वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये वाली स्किल आती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पर बेसिक किताबें मुझे लगता है पढ़नी चाहिए। और जहां तक घंटों की बात है कि हाँ घंटे तो आपको लगाने पड़ते हैं, पर मेरे अनुसार घंटे ऐसे काउंट नहीं करने चाहिए कि 18 घंटे हर रोज सस्टेनेबली पढ़ना तो मुमकिन भी नहीं है। तो अगर आप 7-8 घंटे भी पढ़ रहे हैं और अच्छी क्वालिटी पढ़ाई कर रहे हैं तो आई थिंक गाइडेंस के साथ ये एग्जाम क्रैक करना एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब बात आती है नोट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जो स्टडी मटेरियल कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं या फिर जैसा कि आपने कहा आप जामिया से पढ़ रही थी, वहां भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया होगा। क्या वो पर्याप्त होता है या विद्यार्थी को खुद नोट्स बनाने की आवश्यकता होती है? आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही इस संदर्भ में?
ये भी डिपेंड करता है, पर मुझे लगता है किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पर हम कंप्लीटली मतलब अपने आप को छोड़ नहीं सकते हैं। जो स्ट्रैटेजी जो है वो आपको खुद हर किसी की अलग होती है। तो जैसे शायद इस साल मेरी स्ट्रैटेजी अलग होगी, पिछले साल जो टॉपर था उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, तो अपने अपने अनुसार लोग करते हैं। मैं नोट्स बनाती थी, पर मैं बेसिक किताबों के नहीं बनाती थी। जैसे अगर मैं एक पॉलिटी में एक लक्ष्मीकांत करके किताब होती है, तो वो मैं सीधा उसी से पढ़ती थी, उसी में अंडरलाइन करती थी। या एनसीईआरटी हुई तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में बस अंडरलाइन कर लेती थी, अगली बार जब पढ़ती थी तो उसी से करती थी। पर जैसे ऑप्शनल है, मेरा हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, तो उसके लिए क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबें थी और बार बार उस किताब को फिर से पढ़ने में बहुत समय लगता है, और एंड में फिर सिर्फ 2 महीने होते हैं मेंस एग्जाम से पहले, 2-2.5 महीने, तो उसमें रिवीजन के लिए बेहतर रहता है कि आपके खुद के नोट्स हों, कि आपको बार बार किताब फिर से ना उठानी पड़े। तो आप किताब या कोचिंग मटेरियल को ले तो सकते हैं, कुछ लोग सिर्फ उससे पढ़ते हैं, पर मैं क्या करती थी, मैं उनके और छोटे नोट्स बना लेती थी, जिससे बाद में रिवीजन में मुझे आसानी मिले। दूसरी चीज थी, मैं अखबार के भी नोट्स जो मुझे लगता था कि पेपर में सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ काम के हैं, जो मुझे और कोचिंग मटेरियल में या फिर किताबों में नहीं मिल रहे हैं, मैं उनके भी नोट्स बना लेती थी। आपने अभी मेंस की परीक्षा की बात की, 20 सवाल होते हैं, 200 शब्द प्रति सवाल आपको जवाब देने के लिए यूपीएससी की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। कैसे मैनेज करती थी, या फिर कैसे अभ्यास किया आपने कि तय समय में आप सभी प्रश्नों के सही जवाब लिख सकें और पूरा लिख सकें? इसका तो एक ही इलाज है, वो है अभ्यास। तो शुरू में हर किसी को ये प्रॉब्लम आती है, हर किसी को ये दिक्कत आती है कि आप धीरे लिख रहे होते हैं, या फिर कंटेंट और टाइम में कई बार ये क्लैश हो जाता है कि आप अच्छा कंटेंट लिखें या फिर आप टाइम में लिखें। तो उन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। ऐसा भी नहीं है, कई लोग पेपर पूरा खत्म करते हैं पर कई बार मार्क्स नहीं आ पाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक आध क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं, तब भी उनके फिर भी ठीक मार्क्स आ जाते हैं। पर बेहतर ये रहता है कि आप खत्म भी करें पेपर और कंटेंट भी अच्छा लगे। तो उसके लिए मुझे लगता है सिर्फ एक ही चीज है कि अभ्यास करें। मैंने आखिरी में टेस्ट सीरीज भी ली थी, पर उससे पहले मैं क्या करती थी, हम 3-4 जो कैंडिडेट थे वो बैठकर अपने पिछले जो साल के प्रश्न होते थे उसमें से 4-5 प्रश्न हर रोज लेकर बैठ जाते थे। और जो निर्धारित समय होता था कि अगर हमें 6 मिनट में एक क्वेश्चन खत्म करना है या 7 मिनट में खत्म करना है, तो उसी में खत्म करने की कोशिश करते थे और फिर एक दूसरे को दिखा देते थे। तो ये एक तरीका था जो मैंने अपनाया समय सीमा के अंदर अभ्यास करने का। श्रुति जी, आकाशवाणी के माध्यम से बहुत दूर दराज के छात्र भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। वो शायद आपसे न मिल पाएं, लेकिन यूपीएससी टॉपर से ये जरूर जानना चाहेंगे। बहुत सारी जगहों से ये बताया जाता है कि मेंस की परीक्षा जो सब्जेक्टिव होती है, उसमें अगर आप आंसर को सजाएंगे, अंडरलाइन करेंगे, अलग अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करेंगे, तो ज्यादा नंबर मिलते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि बहुत कम समय होता है, अलग अलग पेन आपको लेने का भी समय नहीं मिलता है कि आप काला पेन, लाल पेन, हरा पेन ले रहे हैं। पर मैं एक चीज करती थी, कई बार होता है कि हैंडराइटिंग भी लोगों की अच्छी नहीं होती है, और जो हमें बताया जाता है कि ऑब्वियसली जब चेकिंग भी होती है तो हर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि हर शब्द को बहुत ध्यान से पढ़े। तो एक अंडरलाइनिंग की जो कला है, ये मुझे लगता है कि काफी काम आती है कि क्या कौन सा शब्द अंडरलाइन करना है, कौन सा शब्द रेखांकित करना है, जिससे एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि हाँ ये इसका क्रक्स है। ये कोई एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हैं तो उसको आप गोला बना के कुछ शब्दों में लिखें, या जो पॉइंट्स बना रहे हैं उसको आप इस तरह से। तो आई थिंक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें आप बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। कई जगह आप डायग्राम्स बना सकते हैं। अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आप मैप बनाकर समझा रहे हैं, या फिर छोटा सा फ्लो चार्ट बना के समझा रहे हैं, तो कम शब्दों में आप ज्यादा अच्छे से एग्जामिनर को बता देते हैं और वो एक रुचिकर प्रेजेंटेशन हो जाती है। पर अलग अलग कलर और ये सब करना मुझे लगता है इतना हेल्पफुल नहीं है। किसी भी तरह से आपका कंटेंट एनरिच हो, अंडरलाइन करके, डायग्राम्स बना के, वो एक अच्छा तरीका हो सकता है। अब इंटरव्यू की बात करें तो आपका, मैंने सुना कई जगहों पर आपने ये बताया कि आपका इंटरव्यू आपके अनुसार बहुत बेहतर नहीं गया था। सवाल क्या क्या थे और आप क्या और बेहतर करना चाहती थी? मुझे ऐसा लग रहा था कि काफी सारे फैक्चुअल प्रश्न पूछे गए थे मेरे बैकग्राउंड को लेकर। कुछ अच्छे प्रश्न भी थे जिनका शायद मैं ठीक जवाब दे पाई थी, पर जैसे मेरा इतिहास ऑप्शनल था तो उससे रिलेटेड एक 1812 का एक वॉर के बारे में पूछा गया था, ब्रिटिश और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में, जहां वॉशिंगटन हाउस जो था वो जला दिया गया था। तो वो पूछा गया था मुझसे कि 1812 में कौन सा वॉर हुआ था, या फिर क्या हुआ था इतना इम्पोर्टेंट ब्रिटिश और यूएस हिस्ट्री में, तो वो मुझे नहीं पता था। फिर एक पूछा गया था लॉर्ड मेयो जो थे वो कहाँ पर असैसिनेट हुए थे और क्यों असैसिनेट हुए थे इंडिया में, तो वो मुझे नहीं पता था। एक दो
और प्रश्न ऐसे पूछे गए थे, तो मुझे ऐसा लगा था मैं कई जगह ना बोल रही हूँ, तो जिसके कारण क्योंकि हर पैनलिस्ट के पास 5-6 क्वेश्चन होते हैं पूछने के, जो अगर मैं 3 में ना बोल रही हूँ तो सिर्फ 2 क्वेश्चन बचते हैं ऐसे जिसके अंदर मैं अच्छे से उत्तर दे पाती, या फिर एक कॉन्वर्सेशन बेस्ड या ओपिनियन बेस्ड एक डिस्कशन हो पाता। पर वो अलग अलग इंटरव्यू पैनल होते हैं, अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, वो थोड़ा एक लक का भी फैक्टर हो जाता है। तो पर बहरहाल मैं खुश हूँ कि फाइनल रिजल्ट अच्छा गया। तो वो कौन से सवाल थे जिस पर आपने बहुत कंफर्टेबली जवाब दिया, और उन सवालों के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी ये भी समझेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एक्चुअल में? एक प्रश्न था गुड गवर्नेंस के बारे में, कि आपको क्या लगता है कि गुड गवर्नेंस के क्या क्या केंद्र बिंदु हो सकते हैं। फिर पूछा गया था कि प्रदेशों के उदाहरण बताइए कि जहां पर आपको लगता है गवर्नेंस में अच्छा काम हो रहा है। तो मैंने उड़ीसा की मोदी सरकार के बारे में बोला था, केरला की डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के बारे में बोला था, जहां पर कुदुम्बश्री एक इनिशिएटिव है। तो उसके अलावा फिर उन्होंने पूछा था कि आपको क्या लगता है कि केरला मॉडल, गुजरात मॉडल और पंजाब मॉडल ऑफ गवर्नेंस में क्या क्या अंतर है। तो ये एक प्रश्न था। फिर मेरा जो स्कूलिंग हुई थी वो सरदार पटेल विद्यालय से हुई थी, तो उसके बारे में पूछा गया। मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड और मेरा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था, तो उसका उससे क्या लिंक है। उसी को फिर सरदार पटेल विद्यालय की जो शिक्षा प्रणाली है उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जोड़कर एक प्रश्न पूछा गया था। फिर जो कुछ किताबें मैं पढ़ रही थी उनके बारे में पूछा गया था। मेरी हॉबीज जो थी, वर्ल्ड सिनेमा था या रीडिंग बुक्स या योगा था, तो योग के, अष्टांग योग के क्या 8 पार्ट्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में पूछा था, जो मुझे लगता है मैं थोड़ा कंफर्टेबली उत्तर दे पाई थी। अब बात करें अगर रिजल्ट की, तो क्या आप कॉन्फिडेंट थी कि आप ऑल इंडिया टॉप करने वाली हैं, और रिजल्ट आपको कैसे पता चला? क्या पहला रिएक्शन था आपका और घर वालों का? जी, ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऑल इंडिया टॉप करने वाली हूँ। बस यही था कि लिस्ट में नाम आ जाए। होपफुली मुझे उम्मीद थी कि शायद टॉप 100 में आ जाए, क्योंकि इसके बाद मुझे फिर से एग्जाम नहीं देना पड़ता अगर टॉप 100 रैंक आ जाती तो। क्योंकि इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा नहीं गया था, अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा जाता तो मुझे उम्मीद होती कि शायद टॉप 100 में, टॉप 50 में नाम होता। और पिछले 2-3 दिन से ऐसा था कि रिजल्ट आने वाला है, तो लगातार हाथ में फोन था मेरे, तो हर 2 मिनट में जो भी मैसेज आता था मुझे लगता था रिजल्ट आ गया। तो जिस दिन आना था रिजल्ट, उस दिन मैं ही थी जिसने सबसे पहले देखा था। तो पहले तो बहुत ही डिसबिलीफ था कि ये मेरा ही नाम है। मैंने 2-3 बार अपना रोल नंबर चेक किया, फिर मम्मी को बताया, तो सभी लोग बहुत खुश भी थे और एक साथ विश्वास भी नहीं हो रहा था। तो बहुत ही अलग टाइप की फीलिंग थी। यूपीएससी के रिजल्ट घोषणा वाले दिन से पहले श्रुति शर्मा सिर्फ अपने दोस्तों और अपने परिवार और जो भी आपने जहां से भी पढ़ाई की वहीं के लोग आपको जानते थे। अब पूरा भारत जान रहा है और पूरा भारत आपसे बात भी करना चाहता है, आपकी तैयारियों के बारे में भी जानना चाहता है। अब 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, क्या बदलाव महसूस कर रही हैं अपने जीवन में? जी, बहुत ही सडन ये बदलाव आया है। एक दिन में ही ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एक लोग जानने लगे हैं। 1-2 बार जब बाहर खाना खाने गई तो वहां पर लोगों ने ऐसे ही पहचान लिया, फोटो खिंचवाने लगे। तो बहुत ही एक अलग सा डिफरेंस है। मुझे लगता है कि मैं और बाकी सारी चीजें तो सेम है, बस बाहर का जो थोड़ा परसेप्शन है वो थोड़ा चेंज हो गया है। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो रिजल्ट है या फिर जो लोग पहचान भी रहे हैं वो भी कर रहे हैं, उससे किसी तरह मैं लोगों को या बच्चियों को, लड़कियां हैं जो शायद जिनके पास ये साधन नहीं होते हैं या जो ऐसे सपने नहीं देखती हैं, उनको किसी तरह मैं प्रेरित कर पाऊं। आई थिंक वो ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। अंत में 2 छोटे-छोटे सवाल। अब आपका सपना पूरा हो गया है, अब आप आईएएस बन गई हैं, अब क्या सपना आगे का है देश सेवा को लेकर, समाज सेवा को लेकर? जी, मैं बस यही चाहूंगी कि जितना प्यार मुझे लोगों से मिल रहा है, ये मुझे और ही प्रेरणा दे रहा है कि अनेक तरीकों से मैं, जो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, उनको किसी तरह से सहायता कर पाऊं। तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि जो भी मुझे जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उनको भरपूर तरीके से मैं उनका पालन कर पाऊं, अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतर पाऊं, और जिस भी क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिलता है उसमें बहुत अच्छे से काम करूं। और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, महिलाओं की जो इश्यूज हैं, महिला सशक्तिकरण एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं चाहती हूं कि किसी तरह का सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाऊं। अंत में देश के उन करोड़ों विद्यार्थियों को क्या संदेश देंगी जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप पहले जानिए, समझिए खुद कि आप क्यों इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं। वो एक अंदरूनी जो एक मोटिवेशन होता है या इंटरनल जो प्रेरणा होती है वो ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि बहुत लंबी परीक्षा रहती है और इसलिए वो आपको पता होना चाहिए कि आप सुबह जब उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं। सपने आपका क्लियर होना चाहिए। किसी भी एक्सटर्नल या
बाहरी दबाव के कारण आप ना बैठें इस परीक्षा के लिए और वही अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, उसमें ईमानदारी से पढ़ाई करें। पढ़ाई भी एक यांत्रिक तरीके से न करें, शिक्षा को एक साधन ही नहीं साध्य मानकर भी चलें और प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, सिलेबस को केंद्र बिंदु बनाकर चलें और रिवीजन करें। आई थिंक ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती हैं इस परीक्षा में और उम्मीद है कि सभी को सफलता मिलेगी। श्रुति जी, एक बार फिर आपको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई और पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। कहते हैं हौसलों को आजमाना और मुश्किलों में मुस्कुराना ही जीवन है। दृष्टिबाधित होते हुए भी सिविल सेवा परीक्षा में 48वां रैंक लाकर नायाब उदाहरण पेश कर आयुषी डबास ने इसे सच कर दिखाया है। आयुषी के इस सफर में कई उतार चढ़ाव रहे। अपनी इस उपलब्धि और सुनहरे सफर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं आयुषी डबास। आयुषी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को ये बता दूं कि आयुषी कई मायनों में बहुत विशिष्ट हैं। ये देख नहीं पाती हैं, उसके बाद भी इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। बचपन से लेकर पढ़ाई में अव्वल रहीं। ये इस समय दिल्ली में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती भी हैं और अपने चौथे प्रयास में इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग में अखिल भारतीय स्तर पर 48वीं रैंकिंग हासिल की है। आयुषी जी, सबसे पहले आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ख्याल कब आया कि आपको संघ लोक सेवा आयोग में जाना है और उसके बाद प्रशासनिक सेवा का चयन करना है? ये ख्याल वास्तव में मेरे माता जी के मन में आया। उन्होंने ये सपना देखा था कि मुझे IAS बनाना है और जब ग्रेजुएशन में मैंने तीनों ही साल अपना कॉलेज टॉप किया, SPM कॉलेज रहा मेरा DU का, तो वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने, डायरेक्टर मैम ने, उन सब ने मम्मी को एनकरेज किया कि आपकी बच्ची सिविल सर्विसेज के लायक है। तो जो बात मम्मी के मन में पहले से ही थी उसको थोड़ा और एनकरेजमेंट मिला और मैंने 2015 में सर तैयारी शुरू की। बीच में 1-2 बार स्किप किया, नहीं दिया और अब आखिरकार 2021 में मुझे सफलता मिली। आयुषी जी, इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, बहुत सारे श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे उनके जहन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जो लोग देख सकते हैं उनके पास पढ़ने के कई माध्यम होते हैं, स्टडी मटेरियल्स होता है, किताबें होती हैं, नोट्स होते हैं। आपने तैयारी किस ढंग से की? जी, जब मैंने तैयारी शुरू की उस समय बहुत ज्यादा ऑनलाइन माध्यम में मटेरियल अवेलेबल नहीं था पढ़ने के लिए। 2015 में मेरी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स मेरे लिए बुक्स रिकॉर्ड किया करते थे फोन में, मोबाइल फोन में, और मैं उनको रिप्ले कर करके सुन के पढ़ाई करती थी। सुन के ही, खैर आगे भी सुन के ही पढ़ाई की हमेशा, लेकिन अब थोड़ा सा माध्यम बदल गया। स्मार्टफोन आ गए, उसमें स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है, वो आपको स्क्रीन पे जो भी लिखा होता है पढ़ के सुनाता है। फिर काफी ऐप हैं कंप्यूटर में या लैपटॉप में, जोज सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब के माध्यम से भी कई चैनल्स हैं जो आपको न्यूज़पेपर समझने में या कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है उसे हम सर्च करते हैं, उसे समझने में हेल्प करता है सर। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, उससे नोट्स बनाते हैं और फिर उसको रिवाइज करते हैं। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए? सर, बुक्स तो पढ़नी ही है और साथ ही मेरा सफर थोड़ा अलग रहा कि मैंने पूरा अपनी पढ़ाई, सब तैयारी जॉब के साथ की। मेरी 2012 से ही मैं टीचर के तौर पे कार्यरत हूँ दिल्ली सरकार के विद्यालय में, और उसी के साथ मेरी ग्रेजुएशन, BEd, MA सब और प्लस UPSC की तैयारी सब जॉब के साथ चला। तो मेरी स्ट्रैटेजी में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा सर टाइम मैनेजमेंट, कि समय को अच्छे से कहाँ बचाना है, कैसे चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, प्राथमिकता किन चीजों को देनी है। और इसमें ही सर बुकिश नॉलेज तो है ही, आपको बेसिक बुक्स तो पहले कवर करनी ही है, NCERTs हैं और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है हर सब्जेक्ट की, उनकी लिस्ट आपको इजीली यूट्यूब पे या बहुत जगह से मिल जाती है कि एनवायरनमेंट कहाँ से पढ़ना है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS, तो ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स हैं सर, वो NCERT के बाद कवर करनी होती है। आयुषी जी, जब भी बात सिविल सर्विसेज की होती है तो सबसे पहला जो ख्याल आता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है। सिलेबस को फिल्टर करने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई?
सर उसमें हमारे गाइड रहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, यूपीएससी के कम से कम 10-15 साल के पीछे के पेपर पढ़ना, सोल्व करना, अच्छे से एनालाइज करना कि हम पढ़ रहे हैं जो भी सब्जेक्ट, उसमें से क्वेश्चन किस तरह के फ्रेम हो रहे हैं, किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है तो आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं तैयारी करने के लिए। अब प्रीलिम्स में भी अगर आप 100 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स की जनरल स्टडीज में करने हैं फाइनल में, तो कम से कम 5-6 हजार क्वेश्चंस आप पहले घर पे सोल्व कीजिए, वो बहुत हेल्प करता है। और बुकिश नॉलेज के अलावा सर हमारे आसपास की सराउंडिंग की हमारी कितनी ऑब्जर्वेशन है, हम अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं के प्रति कितने संजीदा है, जैसे जल संरक्षण को लेके, ऊर्जा संरक्षण को लेके, वेस्ट मैनेजमेंट को लेके हमारे मन में कैसे विचार है, क्या सुझाव है, वो सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा रहा और उसके चयन के पीछे की क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? मेरा सब्जेक्ट ऑप्शनल हिस्ट्री रहा और हिस्ट्री के पीछे यही वजह रही कि वो मुझे GS1 में भी हेल्प करेगा और उसकी मुझे रिकॉर्डेड जो मटेरियल है DU से वो इजीली मिल पाया ग्रेजुएशन के दौरान। फिर मास्टर्स में इग्नू की बुक्स हमने घर पे रिकॉर्ड की, तो मेरे पास ऑलरेडी काफी सारी रिकॉर्डेड बुक्स थी हिस्ट्री की। तो नया सब्जेक्ट लेना, फिर उसके लिए मटेरियल ढूंढना, नए सिरे से रिकॉर्डिंग करना, वो थोड़ा एक्सेसिबिलिटी इशू था सर, तो इसलिए GS में भी हेल्प हो जाएगी और मेरे पास मटेरियल भी था, ये रीजन रहे सर। इससे पहले 3 प्रयास आप दे चुकी थी और 3 में आपको असफलता मिली, मन में कहीं निराशा के भाव नहीं थे? रहा सर, हमेशा रहा। ये यूपीएससी का पूरा सफर एक लंबा सफर रहता है और इसमें कई सारे ऐसे पल आते हैं जब आपकी हिम्मत, आप हारने लगते हैं या आपका मनोबल टूटने लगता है, हमें लगता है शायद हमसे नहीं होगा। तो उस समय हमारा परिवार, हमारे दोस्त, वो सब जो हमें हर कदम पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन सब की उम्मीदें, वो सब आपको दोबारा हौसला देते हैं। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था आयुषी जी कि आपकी जो माता जी हैं वो स्वास्थ्य विभाग में काम करती थीं। आप बेहतर तैयारी कर सकें इसलिए उन्होंने VRS ले लिया, क्या कहानी थी वो? जी 2020 में उन्होंने VRS ले ली। वो एज अ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेड थी महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल में, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर। तो 7 साल बचते थे उनकी जॉब के जब उन्होंने जॉब छोड़ी, तो ताकि वो मेरा, क्योंकि मुझे जॉब के साथ तैयारी करनी थी, ताकि मेरा टाइम बच पाए, मैं परेशान ना हूँ घर आके, लोग ना मिले मुझे घर, और अच्छे से हो पाए मैंने चीजें, तो इसलिए उन्होंने। आपने जब सिविल सेवा की तैयारी शुरू की, उसके बाद आपकी शादी हुई, उसके बाद आप दिल्ली के स्कूलों में स्थायी तौर पर पढ़ाने लगी। क्या ये डिस्ट्रैक्शन नहीं था या पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था? जी, मैं दिल्ली के स्कूल में स्थायी तौर से 2016 से ही पढ़ा रही हूँ और मेरी शादी 2019 में रही। पहले मैं प्राइमरी टीचर थी 2016 से 19 तक, और 2012 से 16 तक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, और 2019 से मैंने DSSP बोर्ड टॉप किया और मैं एज अ लेक्चरर हिस्ट्री मेरी पोस्टिंग हुई। मैं कहूँगी सर मेरी जॉब ने मुझे एनकरेज किया, क्योंकि एज अ टीचर जितना मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है काम करने का, सर्व करने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का, सिविल सर्विस मुझे एक विस्तृत दायरा देगा काम करने का। वो ज्यादा लोगों को सर्व करने का मौका देगा, जागरूकता का मौका देगा। सिविल सेवा की जो तैयारी करते हैं छात्र, बहुत सारे कहते हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि इस परीक्षा में पास होने के लिए 17-18 घंटे पढ़ने की जरूरत होती है एक दिन में। आप कितना पढ़ती थीं और आप कितना समझती हैं कि कितनी पढ़ाई जरूरी है इसके लिए? सर कोई निश्चित घंटे नहीं थे मेरे, क्योंकि जॉब के साथ है और थोड़ा शादी के बाद भी फर्क पड़ा। लेकिन कितने घंटे हम पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है हम उन घंटों में कितना पढ़ रहे हैं। आप हर समय नहीं पढ़ते रह सकते हैं, तो वो क्षमताओं पे भी निर्भर करता है, लेकिन जितना आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें और ये देखें कि जब हम आंसर्स लिखेंगे तो ये मेरी पढ़ी हुई चीज मुझे कहाँ काम आ सकती है। नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपको लास्ट टाइम में पूरी किताबें दोबारा ना पढ़नी पड़े, वो शॉर्ट रिवीजन हो जाए आपकी। न्यूज़पेपर, खबरें, उन पे नजर रखें, उनको एनालाइज करें, अच्छे से फॉलो करें न्यूज को। और सर मेरे हिसाब से फिर भी मिनिमम आपको 7-8 घंटे कंसिस्टेंटली देने पड़ते हैं इस पढ़ाई को। परीक्षा देने के बाद और साक्षात्कार भी समाप्त होने के बाद क्या आपको इस बात का एहसास था कि आप ऑल इंडिया रैंकिंग में
टॉप 50 में आएंगी? नहीं सर, मैंने बस सिलेक्शन की उम्मीद की थी और वो भी मैं प्रेयर कर रही थी भगवान से कंटिन्यूअसली कि सिलेक्शन हो जाए, और वो थोड़ा होपफुली था कि शायद हो जाएगा इस बार। मेंस अच्छे गए थे, इंटरव्यू भी ठीक ठाक था, लेकिन टॉप 50 में आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी सर। बल्कि मेरी मदर को थी, उन्हें लग रहा था कि टॉप 100 में आपका नाम आएगा जरूर, टॉप 50 में सर इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। तो जब परिणाम जिस दिन घोषित हुआ, इस बात की जानकारी आपको सबसे पहले कैसे लगी और क्या रिएक्शन था आपका और आपके घर वालों का? सर मुझे मेरे भाई ने बताया कॉल करके, जो इस समय गुजरात में एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पे कार्यरत है, उसकी पुलिस ट्रेनिंग चल रही है, तो वो अभी घर भी नहीं आ पा रहा है। तो उसने मुझे कॉल किया कि रिजल्ट आ गया है और सिलेक्शन हो गया है तुम्हारा 48 रैंक पे। तो पहली प्रतिक्रिया यही थी सर, हम बड़ा ही भावुक पल था वो हम सभी परिवार के सदस्यों के लिए, और बड़ी खुशी के कारण आंखें नम थी हम सबकी। जैसा कि आप कह रही हैं, बहुत ही भावुक पल था, एक बहुत ही संघर्षपूर्ण दौर भी आपने देखा है और आप चुनौतियों का भी सामना कर रही हैं, आप देख नहीं पाती हैं। आयुषी, आपके जीवन में कभी कोई ऐसा अवसर आया जहां आपको लगा कि शायद अब बस यहाँ से आगे सिविल सेवा या कहीं और भी बहुत मुश्किल है सफर? एक लंबा सफर है पूरी तैयारी का, और कई बार ऐसा लगता भी है जब बार बार आपको असफलताएं मिल रही थी मुझे, तो लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, पर वो मेरी मदर, ब्रदर, फादर कंटिन्यूअसली, उनका विश्वास नहीं टूट रहा था, मेरे फ्रेंड्स, वो सब यही बार बार मुझे मोटिवेट कि होगा, एक दिन जरूर होगा। तो थोड़ा अपनी मिस्टेक्स पहचानी, उनको इम्प्रूव किया, स्ट्रेटेजाइज किया, तो वो जो भी पिछले कई सालों की लगातार पढ़ाई थी, वो इस साल सारा परिणाम में नजर आया। आपने कुछ देर पहले इंटरव्यू का जिक्र किया, किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए साक्षात्कार के दौरान? मेरे इंटरव्यू में बेसिकली क्वेश्चंस मेरे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे ही फोकस्ड रहे, मेरी हॉबीज को लेके, जैसे मुझे अब्दुल कलाम जी की बुक्स पढ़ना पसंद है, तो उनकी कुछ बुक्स के नाम पूछे गए। मुझे अब्दुल कलाम की क्या चीजें पसंद है, ये पूछा गया। फिर मुझे हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद है, तो पूछा गया कि किसी ब्लाइंड म्यूजिक कंपोजर का नाम बताइए। फिर कुछ क्वेश्चन मिसाइल्स को लेके रहे, क्योंकि अब्दुल कलाम मिसाइल मैन है। फिर कुछ क्वेश्चन मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री पे रहे, हिस्ट्री के अलग अलग स्कूल्स पे, हिस्ट्री की रेलेवेंस पे, हिस्ट्री जियोग्राफी पे। फिर मुझे टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बेस्ट मोटिवेटर का अवार्ड मिला था, उस पे लेके रहा। मेरे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज को लेके रहे क्वेश्चन, गांधी जी के क्वेश्चन रहे। आपका आदर्श कौन रहा है आयुषी जीवन में, और सिविल सेवा के क्षेत्र में भी क्या कोई आपका आइडल है? अभी सिविल सेवा से जुड़े तो ऐसे किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम नहीं याद आ पा रहा है सर, लेकिन मेरे जीवन में मेरे आदर्श मेरी माँ है और डॉक्टर अब्दुल कलाम। अब आप जब भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हो गई हैं, तब आगे का क्या लक्ष्य है आपका? समाज के किन वर्गों के लिए आप काम करना चाहती हैं? आप खुद दिव्यांग हैं, सरकार की जो दिव्यांग से जुड़ी योजनाएं हैं, वो उस पर आप क्या कहेंगी और इस दिशा में आप क्या करना चाहती हैं? मेरा प्रयास रहेगा कि जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हो और जो भी जिम्मेदारियां मुझ पे हैं, कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से किया जाए और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति उससे लाभान्वित हो। तब तक उनका लाभ पहुंचे, लोगों में जागरूकता आए कि तकनीकी कितनी आगे जा रही है, उसका वो कैसे फायदा उठा सकते हैं, शिक्षा उनका जीवन कैसे बदल सकती है। तो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, और सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जागरूक करना, लोगों को उनको लाभान्वित करना, यही मेरा मेन फोकस रहेगा। अंत में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग भारत में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और खासकर जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, दिव्यांग हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगी सर कि खुद पे विश्वास रखें, निरंतर प्रयास करते रहें, पहले प्रयासों से सीख कर आगे बढ़ें, कहाँ कमी रह गई उसमें सुधार करें, कंसिस्टेंटली रिवीजन करते रहें, और नेगेटिव आइडियाज को, नेगेटिविटी को अपने रास्ते की अड़चन ना बनने दें। नजरें सिर्फ अपने लक्ष्य पे रखें और किसी चीज पे नहीं। आयुषी जी, एक बार फिर संघ लोक सेवा आयोग में सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। उम्मीद है कि श्रुति शर्मा और आयुषी डबास के इस सुनहरे सफर से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे ज्यादातर विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, प्रेरित होंगे, और वो भी आने वाले वर्षों में एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सिविल सेवा परीक्षा 2021 की टॉप करने वाली श्रुति शर्मा और 48वीं रैंक हासिल करने वाली आयुषी डवास के साथ विशेष बातचीत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।